गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो बेस्ड पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप सब बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे, छुट्टियों की मौज कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब तक हमने क्लास 8 की मैथमेटिक्स गणित विषय में चैप्टर 3 में 3.3 तक देख लिया था और आज हम बच्चों पढ़ेंगे अध्याय 3.4 के बारे में। 3.4 से पहले एक दो उदाहरण है, उनको हम कंप्लीट करेंगे और उदाहरण कंप्लीट करने के बाद हम आगे 3.4 के जो भी सवालात है उन पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ बोर्ड की तरफ ध्यान दो। पहला हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 है। उसमें हमें दे रखा है RICE एक समचतुर्भुज है, XYZ का मान ज्ञात कीजिए। RICE क्या है? एक समचतुर्भुज है। बच्चों, हमारी जो पीछे वाली क्लासें थी जिसमें हमने चतुर्भुजों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, हमारे चैप्टर नंबर 3 की जो फर्स्ट क्लास थी ना, उसमें हमने चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में, चतुर्भुजों के बारे में जाना था, चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में जाना था। तो उसमें से एक प्रकार चतुर्भुज का समचतुर्भुज भी था। तो बच्चों, आप उनकी प्रॉपर्टीज देखना। मैं फिर भी आपको एक बार समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज यहाँ बता देता हूँ कि समचतुर्भुज में क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसके आधार पर हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। आओ पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं। तो बच्चों, ABCD हमारे पास यहाँ पे एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज के गुणधर्म क्या-क्या होते हैं, आओ उनके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों, समचतुर्भुज में जो भुजाएं होती है ना, चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। और समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण भी बराबर होते हैं। और दूसरी बात, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और क्या प्रॉपर्टीज है इसमें? और विकर्ण क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक होते हैं। क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक पता है क्या आपको क्या होता है? तो बच्चों, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजक होते हैं। कैसे होते हैं? लंब समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे हमारे पास कोई एक चतुर्भुज, एक त्रिभुज है। जैसे हमारे पास कोई एक त्रिभुज है और मैंने क्या किया, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को पकड़ लिया। जैसे मैंने इस भुजा को पकड़ लिया और इसके सामने वाले सिर से मैंने क्या डाला? लंब डाला। ये मैंने लंब डाल दिया। अब ये जो लंब यहाँ पे आके क्रॉसिंग कर रहा है ना, तो उस लंब से दोनों तरफ कितने डिग्री का कोण बनेगा? इस तरफ भी 90 डिग्री का, उस तरफ भी 90 डिग्री का। अगर मैं किसी भुजा पे एक लंब खींच लेता हूँ और उस लंब से 90 डिग्री के कोण का निर्माण होता है, तो वह उस भुजा के लिए क्या कहलाएगा? लंब समद्विभाजक कहलाएगा। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, वो एक दूसरे के लिए लंब समद्विभाजक है, माने वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो बच्चों, ये समचतुर्भुज के कुछ गुणधर्म थे। अब इन्हीं के आधार पर बच्चों हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो बच्चों आओ ध्यान दो। RICE हमारे पास एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में हमें दे रखा है कि EO का मान तो x है और OI का मान 5 सेंटीमीटर है, OC का मान 12 सेंटीमीटर है और OR का मान y है और भुजा RI का मान कितना है? z है। तो बताओ x, y और z का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? साथ ही हमें ER का मान कितने सेंटीमीटर दे रखा है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बताओ कैसे ज्ञात करेंगे? अभी हमने जाना था कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। तो अगर भुजा ER का मान 13 सेंटीमीटर है तो बाकी तीन भुजाएं भी इसके बराबर नहीं हो जाएगी क्या? हो जाएगी ना। अगर ER 13 सेंटीमीटर है तो RI भी कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। और ये CI भी कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। और CE भी कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। ये किस गुणधर्म से हमने लिखा? हमने किस गुणधर्म से लिखा? Z बराबर 13 सेंटीमीटर। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब आगे हमने Z का मान तो ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास x बचा है और y बचा है। x किस भुजा का मान है? EO का मान है ना। EO का मान कितना है? x है। और ये जो EO है ये इस EI विकर्ण का आधा भाग है ना,
हमारे पास समचतुर्भुज में EI और CR ये दोनों क्या है, विकर्ण है और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो EI जो विकर्ण है उसका आधा भाग कितना हो जाएगा, EO, और आधा भाग कितना हो जाएगा, OI। तो EO बराबर OI, ये दोनों बराबर होंगे ना, किस वजह से होंगे बराबर, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो जो x का मान होगा वही OI का मान होगा। तो OI का मान तो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और EO का मान कितना दे रखा है x। तो x का मान कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हो ना हो EI का मान 10 सेंटीमीटर रहा होगा, इस वजह से 5 सेंटीमीटर ये हो गया और 5 सेंटीमीटर ये हो गया। तो इससे पता लग गया ना आपको, जो EI विकर्ण है, इस विकर्ण को CR विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है, माने समान दो भागों में बांट रहा है। यहाँ से कैंची चला दी इसने, इसको इधर दोनों को इधर कर दिया। तो OI का मान अगर 5 सेंटीमीटर तो EO का मान भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और EO का नाम हमने x रख रखा था, ठीक है, तो x का मान 5 सेंटीमीटर। अब आगे ऐसी ही हमारे पास दूसरा विकर्ण है CR में बच्चों CO का मान तो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना। CO का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और OR का मान हमें पूछ रखा है, OR का मान कितना है, Y मान दे रखा है हमें। तो क्या Y 12 सेंटीमीटर के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, किस वजह से होगा, बताओ देखिए किस वजह से होगा, क्योंकि CO बराबर OR। क्यों CO बराबर OR बराबर क्यों है, क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये समान दो भागों में बटेगा। तो CO और OR दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो CO का मान तो हमें 12 सेंटीमीटर दे दिया था, तो OR का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। OR का नाम क्या रख रखा हमने, Y, अतः Y का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन उतारो। अगला एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 8 हमारे पास दे रखा है RENT, एक आयत है, क्या है, आयत है। उसमें हमें RENT एक आयत दे दिया है और RO का मान कितना है, 2x + 4 और OT का मान कितना है, 3x + 1। तो अब ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, अब ये हमसे पूछ रहा है कि x का मान बताइए, किसका मान बताइए, x का। अब ये हमसे पूछ रहा है कि x का मान बताइए। तो बच्चों आप पहले मुझे ये बताओ, आपको आयत पता है क्या, आयत कैसा होता है, उसके गुणधर्म क्या है, पता है? अगर नहीं पता तो एक बार फिर जान लो। आप पीछे वाली क्लास देख लेना, उसमें आपको सब बता रखा है चतुर्भुजों के बारे में। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज कैसा होता है, उसके क्या गुणधर्म होते हैं, आयत, वर्ग, ये सब के बारे में मैंने आपको समझा रखा है। तो आप पीछे वाली क्लासें हैं चतुर्भुज के प्रकार वाली, तो क्लास जरूर देखना जाके। तो बच्चों इसमें दे रखा है हमें एक आयत, तो चलो हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं आयत का, ठीक है, कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चा चित्र सिर्फ इस वजह से बना रहा हूं ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो मैंने ABCD क्या बना लिया, आयत बना लिया, है ना, आयत बना लिया। अब आयत की प्रॉपर्टीज, आयत के गुणधर्म क्या होते हैं। आयत के गुणधर्मों में पहला गुणधर्म है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा गुणधर्म क्या है, विकर्ण बराबर होते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, बताओ, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों हमने आयत की प्रॉपर्टीज में देखा कि आयत के आमने सामने की भुजाएं ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, आमने सामने, है ना, आमने सामने की भुजाएं कैसे होंगी, बराबर होंगी। और इसके विकर्ण कैसे होंगे, बराबर लंबाई के होंगे। इसमें डलने वाले विकर्ण बराबर लंबाई के होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। जैसे यहाँ मैंने बिंदु O ले लिया, इस बिंदु का नाम मैंने O दिया है, तो DO और OB ये दोनों बराबर होंगे, AO और OC ये दोनों भी बराबर होंगे। और चारों विकर्ण कैसे होंगे, टुकड़ों में, विकर्ण के चारों टुकड़े भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। किस वजह से बराबर होंगे, अरे क्योंकि विकर्ण क्या है,
एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं और विकर्ण बराबर भी हैं। अगर विकर्ण बराबर है और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो क्या चारों टुकड़ों का मान बराबर नहीं हो जाएगा? क्या चारों टुकड़ों का मान बराबर हो जाएगा और इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन में हमें RENT एक आयत दिया है और x का मान हमसे पूछ लिया है और साथ ही हमें दिया है कि OR का मान 2x + 4 है, OT का मान 3x + 1 है। तो अभी हमने गुणधर्म जाना था कि जो विकर्ण है ना वो समान है और समान होने की वजह से एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो ये चारों भाग कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो क्या OT और ON बराबर नहीं हो जाएंगे? और OR बराबर OE, ये चारों बराबर नहीं हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे ना। तो एक काम करते हैं, जहां पे जो मान दे रखा है ना वो मान रख लेते हैं। OR का मान कितना दे रखा है? 2x + 1। OR का मान कितना दे रखा है? 2x + 4। OR का मान कितना दे रखा है? 2x + 4। तो क्या मैं इस 2x + 4 को इस विकर्ण के टुकड़े के बराबर कर सकता हूँ? क्या 3x + 1 के कर सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों भाग बराबर ही तो होंगे ना, दोनों भाग बराबर। अगर दोनों भाग बराबर ही हो जाएंगे तो अब हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? चलो कर लेते हैं। इधर 2x को पकड़ के रखा और 4 को हम उधर ले गए और 3x को इधर ले आए, 4 उधर माइनस का हो गया और 1 प्लस का पहले से था, 3x इधर प्लस का था, इधर ले आए माइनस का हो गया। इधर तो कितना बचा? माइनस का 1x और इधर कितना बचा? माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल और x का मान कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। तो ये जो x हमें दे रखा है इन दोनों जगह x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। और अब अगर आप इस समीकरण में और इस समीकरण में, इन दोनों समीकरण में x का मान रख के देखोगे ना तो इन दोनों का मान बराबर आएगा। देखिए 2 गुणा x का मान कितना है? 3 + 4 बराबर 3 गुणा x का मान कितना है? 3 + 1। 2 3 6 + 4 बराबर 10 और 3 क्या 9 + 1 बराबर आ गया। इसका मतलब आयत में बढ़ने वाले विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भी होते हैं, तो उनसे जहां पे वो समद्विभाजित कर रहे हैं ना तो उन विकर्णों के चारों भाग बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सवाल भी हो गया। खींचो। तो ये तो थे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 से पहले के जो उदाहरण वो हमने कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज 3.4 में जो सवाल दे रखे हैं अब हम उन पे ध्यान देंगे। तो बच्चों पहला सवाल हमें दिया है कि सत्य या असत्य कथन बताइए। तो इसमें हमारे पास पहला पार्ट है ए, उसमें हमसे पूछा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, ये बात सच है या नहीं है, ये हमें बताना है। ट्रू फॉल्स में बताना है, सत्य असत्य में बताना है। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, क्या ये बात सत्य है या नहीं है? बनाते हैं। देखिए पहले तो आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये तो आयत और एक बना लेते हैं वर्ग। क्या बनाया? वर्ग। इसने हमसे कहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो आयत की और वर्ग की हमें प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए कि आयत और वर्ग के क्या क्या गुणधर्म है। तो बच्चों सिंपली हमने देखा था कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होंगी। और वर्ग में कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं? वर्ग में तो चारों ही भुजाएं बराबर होती है, 1 2 3 4, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग में भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और आयत में विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, वर्ग में भी विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। तो क्या ये मैच कर रहा है क्या कि सभी आयत वर्ग हो सकते हैं? क्या सभी आयत वर्ग हो सकते हैं क्या? देखते हैं। देखिए सभी आयत वर्ग हो सकते हैं क्या? ये एक आयत है, ठीक है, ये वर्ग हो सकता है क्या? आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, बताओ क्यों? आयत कभी भी वर्ग हो ही नहीं सकता, बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आयत की तो आमने सामने की भुजाएं समान होती है और
जो वर्ग होता है उसके साथ सभी भुजाएं समान होती है। इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में तो चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत तो कभी वर्ग बन ही नहीं सकता। आयत को वर्ग बनाने के लिए उसकी चारों भुजाएं बराबर करनी पड़ेगी, और चारों भुजाएं अगर हमने बराबर कर दी तो वो आयत रहेगा ही नहीं। समझ रहे हो, वो आयत रहेगा ही नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। ये कैसा कथन है? सॉरी, अतः यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये कथन सत्य है या असत्य है? उस हिसाब से कैसा है? असत्य है। सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आयत को हम वर्ग बनाएंगे तो हमें चारों भुजाएं बराबर करनी पड़ेगी, और अगर चारों भुजाएं हमने बराबर कर दी तो ये तो बेचारा अपनी प्रॉपर्टीज ही खो देगा ना अपनी प्रॉपर्टीज। आयत को वर्ग बनने के लिए चारों भुजाएं बराबर करनी पड़ती है। सारी चीजें सही है, कोण भी 90 डिग्री के हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही। कौन सी? भुजाओं वाली, कि वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में तो सिर्फ आमने सामने की ही भुजाएं बराबर होती हैं। अतः सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। यह सही बात है, असत्य कथन है। ठीक है, दूसरा पार्ट है बी, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब इसको भी ज्ञात करने के लिए आपको समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ज्ञात होनी जरूरी है। पहले हम एक समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। जैसे मैंने ये समचतुर्भुज बनाया ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया ऐसे। तो समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या क्या समानताएं हो सकती है? क्या एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है? क्या एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो चलो देखते हैं। इसमें भी विकर्ण होंगे, इसमें भी विकर्ण होंगे, इसमें भी विकर्ण होंगे, इसमें भी विकर्ण होंगे। ठीक है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो क्या समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है? क्या समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है? नहीं बेटा, समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं होती। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? मतलब ये समचतुर्भुज है, इसको मैं समांतर चतुर्भुज बना सकता हूँ क्या? कैसे कैसे नहीं बना सकता? इसकी तो चारों भुजाएं समान है, इसकी तो चारों आमने सामने की। क्या इस समचतुर्भुज को मैं ऐसे नहीं बना सकता क्या कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो? अरे बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ध्यान से मैच करके देखो, मैच होगा। इसने कहा कि समचतुर्भुज की आमने सामने की बजाय चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है ना? अगर चारों भुजाएं बराबर है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। तो इसलिए मैं कह दूंगा कि एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ये बात कैसी है? सत्य बात है। कैसे पता लगा कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है? अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं ना इसको कि समचतुर्भुज की आमने सामने की ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं क्या हो सकती हैं? बराबर हो सकती हैं। इसलिए कह देंगे कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इसलिए कह देंगे कि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, ये सत्य बात है। अगला सवाल है बच्चों, सी पार्ट है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। हमारे पास ये वर्ग है एक, ये रहा, ठीक है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। एक तो बना लिया मैंने समचतुर्भुज और एक बना लिया मैंने आयत। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी हो सकते हैं क्या? पहले तो ये बताओ, वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है क्या? वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है क्या? कैसे? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग और समचतुर्भुज अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग समचतुर्भुज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है साहब। ये बात तो सत्य है कि वर्ग समचतुर्भुज के समान हो सकता है। सभी वर्ग समचतुर्भुज
हो सकते हैं। अब एक बात और बताओ, क्या वर्ग आयत भी हो सकता है क्या? वर्ग आयत भी हो सकता है क्या? कैसे? अगर सही बात है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है, बताओ। हमने देखा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन क्या आयत वाली प्रॉपर्टीज इसमें नहीं हो सकती? इसमें हो सकती है। पता है कैसे? वर्ग की भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ना। ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना मैं कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। अगर वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो आयत की आमने सामने की भुजाएं तो पहले से ही बराबर है। अतः हम कह देंगे कि सभी वर्ग आयत भी हो सकते हैं, तो ये बात भी सत्य है। उतारो। क्वेश्चन नंबर 1 का अगला पार्ट है डी। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। कैसे नहीं हो सकते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसका पता हम अभी लगा लेंगे। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। पहले वर्ग बना लेते हैं एक, है ना, और यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज ये बना लिया। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। बताओ कैसे? वर्ग की तो आमने सामने की यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, होती है ना। हाँ। तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये बात सत्य है क्या? सत्य। कैसे? जैसे ये मैंने वर्ग बनाया, ये मेरे पास समांतर चतुर्भुज है, तो वर्ग और समांतर चतुर्भुज में प्रॉपर्टी सेम हो सकती है क्या? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या समांतर चतुर्भुज वर्ग की तरह हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। मैं वर्ग को ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये समांतर चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी से मैच कर रही है ना। कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता, जो प्रॉपर्टीज होती है ना उसको मैच करवाना होता है। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे वर्ग तो एक ऐसा है कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें क्या ये जितने भी चतुर्भुज है ना उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती ही करती है। आप चाहे लगा के देख लेना, जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज होगी वो सबसे ऊपर होगा, जिसकी सबसे कम प्रॉपर्टीज होगी वो सबसे नीचे होगा। तो फिर क्या करके देखते हैं, जैसे वर्ग की प्रॉपर्टीज है कि वो बराबर होती है चारों भुजाएं, और कोण 90 डिग्री के, और विकर्ण समद्विभाजित है, विकर्ण भी बराबर और पार्ट भी बराबर विकर्ण हो गए। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये वर्ग की है, और वर्ग में अब ये जो प्रॉपर्टीज वर्ग की है, ये वर्ग की प्रॉपर्टीज कौन कौन से चतुर्भुज में मैच कर रही है। अगर हमें किसी भी चतुर्भुज का नाम लेके से बोल देना कि ये वर्ग हो सकता है क्या, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये वर्ग हो सकता है अगर प्रॉपर्टीज मैच कर रही है तो। और अगर हमें ऐसे बोले कि ये वर्ग उसकी तरह हो सकता है चतुर्भुज की तरह, तो बेटा प्रॉपर्टीज सीधी सीधी मैच कर रही होगी तो ही होगा, वरना नहीं होगा। तो यहां हमने देखा कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते। बेटा ये गलत बात है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग को भी तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ को क्या आ जाएगा? सत्य या असत्य है? असत्य है। ये जो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, इसको यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, तब तो ये बात सच्ची होती, लेकिन इसने उल्टा कह दिया कि नहीं होते। तो बेटा तू गलत बोल रहा है, यहाँ असत्य आएगा। ठीक है। अगला है बच्चों, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। पतंग कैसी होती है बेटा? ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी नहीं होती। तो चलो ऐसे देख लो, आरडी पतंग बना लेते हैं। ऐसी होती है ना पतंग, ये पतंग ही तो है ना, ये नहीं देखो ये पतंग ऐसे पड़ी है। ठीक है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, और यहाँ पे कौन सा चतुर्भुज बनाना है? समचतुर्भुज बनाना है। तो बच्चों ई हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो क्या ये बात सत्य है क्या? सभी पतंगे समचतुर्भुज हो सकती है क्या? सभी पतंगे बच्चों समचतुर्भुज नहीं हो सकती, क्योंकि समचतुर्भुज की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, और पतंग की चारों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हम कह देंगे कि सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती है। ये बात असत्य है, सॉरी। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, ये वाली बात असत्य है। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पार्ट एफ, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो भाई साहब ये हमारे पास समचतुर्भुज है और ये हमारे पास पतंग है। क्या है? पतंग है। तो क्या सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं क्या? देखो बच्चों,
यहाँ पे हमने देखा कि समचतुर्भुज की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन पतंग की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। पतंग में तो क्या होता है, आसन्न भुजाएं बराबर होती है। इस बिंदु से निकलने वाली ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी, और इस बिंदु से निकलने वाली ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होंगी। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि समचतुर्भुज पतंग हो सकता है। कैसे समचतुर्भुज पतंग हो सकता है? इस वजह से क्योंकि समचतुर्भुज में भी क्या है, जो शीर्ष दे रखे हैं ना, उन शीर्षों से निकलने वाली भुजाएं, आसन्न भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होगी। अरे इस बिंदु से इस शीर्ष में देखो तो ये दोनों बराबर होगी, इस शीर्ष से देखो तो ये दोनों बराबर होगी, इस शीर्ष से देखो तो ये दोनों, इस शीर्ष से ये दोनों। तो अतः कह सकते हैं कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं ना। तो ये बात कैसी है? सत्य बात है। उतारो। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये हमें जी पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो चलो बना के देखते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है। और समलंब चतुर्भुज होते हैं। क्या समलंब कैसा होता है? बताओ समलंब कैसा होता है? अरे समलंब ऐसा होता है सर, ऐसा होता है। ये भुजा और ये भुजा दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और इसमें क्या होगा, इसमें बताओ क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी होगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होगी। इसमें भी ये चारों भुजाएं, ये वाली और ये वाली समांतर होगी, ये वाली और ये वाली समांतर होंगी। समझते हो? और ये कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। और ये समांतर चतुर्भुज है। तो क्या सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं? क्या बताओ, सत्य है या असत्य है? सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो सकते हैं। कैसे? सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि समलंब में आमने सामने की भुजाएं एक जोड़ा बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि इधर भी ये एक जोड़ा और इधर भी ये एक जोड़ा, दोनों क्या होंगे? समांतर होंगे एक दूसरे के। तो हम इस प्रॉपर्टीज को देख के कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज में भी एक जोड़ा कैसा होता है? समांतर होता है। और समांतर चतुर्भुज में भी एक जोड़ा कैसा होता है? समांतर होता है। तो इस वजह से हम कह देंगे कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये बात कैसी है? सत्य बात है। पता लगा किस वजह से? समांतर भुजाएं होने की वजह से। अगला क्वेश्चन है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग, ये वर्ग है और ये समलंब है, ये वाला। तो क्या सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं? क्या सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं? क्या सर? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बताओ? क्योंकि समलंब चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो वर्ग वाली प्रॉपर्टीज से मैच खाएगी। क्योंकि वर्ग के पास तो ज्यादा प्रॉपर्टीज है और समलंब के पास तो कम ही प्रॉपर्टीज है। तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पे है, इसके आमने सामने की भुजा, ये आमने सामने की एक भुजा है, ये जोड़ा समांतर होगा ना, ये जोड़ा समांतर होगा। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये वाली और ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? एक दूसरे की समांतर होंगी। अतः हम कह देंगे कि सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं। ये बात भी सत्य है। ठीक है बच्चों, उतारो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करो। कौन से चतुर्भुजों की? ऐसे चतुर्भुजों की पहचान करो जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो अगर आपने बच्चों ध्यान से पढ़ा होगा चतुर्भुजों के गुणधर्मों के बारे में, तो आपको पता लगा होगा कि किस किस चतुर्भुज की भुजाएं बराबर हो सकती है। तो बताओ कौन कौन सा चतुर्भुज ऐसा हो सकता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी? बताओ। एक बच्चे ने कहा है एक तो वर्ग, और दूसरा क्या समांतर चतुर्भुज होगा? क्या समचतुर्भुज होगा? क्या समलंब चतुर्भुज होगा? या फिर आयत होगा? इन चारों में से समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, पतंग और समांतर चतुर्भुज, इन पांचों में से कौन सा चतुर्भुज ऐसा होगा जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होगी? बताओ। देखें, याद करो गुणधर्म। तो बच्चों इन पांचों में से अगर हम देखें तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। तो पहला तो हमारे पास इसका उत्तर हो गया वर्ग, और दूसरा इसका उत्तर हो गया
समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। सिर्फ ये दो ही चतुर्भुज ऐसे हैं जिनकी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, समान होती है। अगला इसका क्वेश्चन है पार्ट बी। ऐसे चतुर्भुजों की पहचान करो जिसमें चारों कोण कैसे हो, समकोण हो। तो बताओ ऐसे चतुर्भुज कौन से चतुर्भुज हैं, ऐसे कौन से चतुर्भुज हैं जिसमें चारों कोण कौन से होंगे, समकोण होंगे। बताओ देखिए समकोण का मतलब बच्चों आपको पता है कि चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। तो बताओ कौन कौन सा चतुर्भुज हो सकता है जिसमें चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे। एक तो बेटा वर्ग हो सकता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के चारों कोण भी बराबर होते हैं। तो पहला उदाहरण, तो पहला उत्तर तो क्या हो गया, वर्ग हो गया। और दूसरा, ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं वर्ग के अलावा। तो दूसरा उदाहरण है बच्चों आयत। आयत के गुणधर्मों में हमने पढ़ा था कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो प्रश्न दे रखा है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, वो तो वर्ग और समचतुर्भुज हो जाएगा, और चारों कोण समकोण हो उसमें वर्ग और आयत हो जाएगा। उतारो। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमसे पूछा है बताइए कैसे एक वर्ग, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो बताओ बेटा एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे हो सकता है, बताओ कैसे हो सकता है, किस गुणधर्म से हो सकता है। एक वर्ग एक चतुर्भुज है, ये किस गुणधर्म से हो सकता है, कैसे हो सकता है बताओ। अरे सीधा सीधा, बहुत सिंपल जवाब है, बहुत ही सिंपल जवाब है इसका। ऐसे भी कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समान। आमने सामने की भुजाएं नहीं होंगी बेटा। सीधा सा उदाहरण है, सीधा सा उत्तर है इसका कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। ठीक है, एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे हो सकता है, तो कह देंगे कि वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है, चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है। अतः हम कह देंगे कि वर्ग में चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, इसलिए हो जाएगा। सीधा सिंपल सा जवाब है। कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक वर्ग एक चतुर्भुज कब हो सकता है। अरे यार अगर 4 भुजाएं होंगी तो वो तो चतुर्भुज ही होगा, और वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है, चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है। अगर 4 भुजाएं है तो वो वर्ग हो जाएगा। एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है कैसे, बताओ कैसे। एक समांतर चतुर्भुज, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है कैसे, कैसे वर्ग है ना, वर्ग ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज ऐसे, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये वाली और ये वाली। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग में भी हम इसकी गुणधर्म देख के कह सकते हैं चारों भुजाएं तो बराबर है, हमें पता है, लेकिन सम्मुख भुजाएं भी तो बराबर है ना, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो कह देंगे ना कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। किस वजह से है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कैसे एक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, बताओ देखिए। कैसे एक समचतुर्भुज,
अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमने दे रखा है कि एक समचतुर्भुज है, एक वर्ग कैसे एक समचतुर्भुज हो सकता है। तो एक वर्ग ऐसे समचतुर्भुज हो सकता है कि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, एक वर्ग है वो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और अगर सभी भुजाएं इसकी बराबर हो गई है तो सभी भुजाएं किस में बराबर होती है, समचतुर्भुज में और वर्ग में ही बराबर होती है। अतः हम कह देंगे कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है। किस वजह से, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम कह देंगे। अगला क्वेश्चन है एक आयत, कैसे एक वर्ग एक आयत हो सकता है। कैसे एक वर्ग एक आयत है, बताओ। वर्ग आयत कैसे हो सकता है, बताओ देखिए। अतः हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ग की आमने सामने की भी भुजाएं समान होती है। नहीं बेटा, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समान नहीं होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से चतुर्भुज में कौन सम कोण होते हैं, बताओ। कौन से चतुर्भुज में सभी कोण सम कोण होते हैं, बताओ। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, आयत में और वर्ग में। तो क्या हम वो वाला गुणधर्म यहाँ नहीं लगा देंगे कि एक वर्ग एक आयत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके कोण समकोण होते हैं। क्योंकि कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और समकोण होने की वजह से, चारों कोण समकोण होने की वजह से एक वर्ग एक आयत भी हो सकता है। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, है ना, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज आपने पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 3 हमारा पूरा चतुर्भुजों के बारे में ही चल रहा है। चतुर्भुजों के गुणधर्म हमने अच्छे तरीके से जाने हैं। तो अगर हमने चतुर्भुजों की गुणधर्म अच्छे तरीके से जान लिए हैं तो क्या अब हम बता नहीं सकते हैं कि एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाले विकर्ण किस किस चतुर्भुज में होते हैं, बताओ। किस किस चतुर्भुज में होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाले विकर्ण किस किस चतुर्भुज में हो सकते हैं? देखो बच्चों, पहला तो हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो पहला तो उदाहरण ये हो गया। दूसरा, और कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? एक है हमारे पास समचतुर्भुज, और तीसरा है हमारे पास वर्ग, और चौथा क्या है, आयत। जब आप इनके गुणधर्म पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत, इनके जो विकर्ण है ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को समान भागों में बांट देते हैं, समान दो भागों में बांट देते हैं। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। बताओ देखिए, लंब समद्विभाजक का मतलब पता है क्या आपको? बच्चों, लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा को काटती है। एक रेखा किसी दूसरी रेखा को काटती है तो रेखा के काटने पर जहां शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है ना, अगर 90 डिग्री का कोण बन गया तो वह उस रेखा का क्या कहलाएगा? लंब समद्विभाजक कहलाएगा। तो ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं? बताओ ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज हैं? तो बेटा अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो इनमें सिर्फ हमारे पास दो ही उदाहरण हैं। कौन कौन से? एक तो है क्या है, एक तो क्या है समचतुर्भुज, और एक क्या है, वर्ग। ठीक है ना, समचतुर्भुज और वर्ग। समचतुर्भुज कैसे और वर्ग कैसे? जैसे ये समचतुर्भुज मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ पर एक विकर्ण खींच दूंगा, यहाँ से यहाँ पर एक विकर्ण खींच दूंगा।
अब ये लंब समद्विभाजक कैसे होंगे, क्योंकि ये विकर्ण यहाँ नीचे जा रहा है और ये विकर्ण इधर जा रहा है, तो यहाँ पे जो पड़ने वाले कोण है ना वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इस रेखा के लिए ये रेखा क्या कहलाएगी, लंब समद्विभाजक कहलाएगी। तो ऐसा समचतुर्भुज में होता है और उसके अलावा किस में होता है, वर्ग में होता है, तो याद रखना। अगला सवाल है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। अच्छा, बताओ विकर्ण किस में बराबर होते हैं, बताओ। देखिए सब पता है आपको, सिर्फ आप बोलते ही नहीं हो। मैं नाराज हो गया हूँ आपसे। बताओ किसमें, वर्ग में। किसमें, वर्ग में। अरे विकर्ण कौन से चतुर्भुज में बराबर होते हैं, वर्ग में होते हैं। वर्ग के अलावा भी और कोई उदाहरण है क्या इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, बताओ देंगे। अरे बेटा एक और उदाहरण है जिसको आप भूल रहे हैं। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, आयत। वेरी गुड। तो ऐसे चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो, उसमें हमारे पास दो चतुर्भुज है, एक वर्ग है और एक आयत है। इन दोनों चित्रों में, इन दोनों चतुर्भुजों में हमारे पास जो विकर्ण होते हैं ना वो बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी उतार लो। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास, बताइए एक आयत एक उत्तल चतुर्भुज है कैसे। बताइए एक आयत एक उत्तल चतुर्भुज है कैसे। अब आपको यहाँ थोड़ा सा डर फील हो रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन अलग कैसे दे दिया, हमारे पास तो ये उत्तल वाला तो कुछ इसमें है ही नहीं। लेकिन बच्चों इसमें उत्तल और अवतल के बारे में भी दे रखा है। जब हमने गुणधर्म पढ़े थे ना इसके चतुर्भुजों के, तब उसमें हमें पहले दे रखा था। अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं कि उत्तल और अवतल ये क्या होता है। उत्तल चतुर्भुज तो किसे कहते हैं और अवतल चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो बेटा उत्तल चतुर्भुज उसे कहते हैं कि हमने कोई चतुर्भुज बनाया और उस चतुर्भुज के विकर्ण अगर उस चित्र के अंदर ही हैं, अगर उसके विकर्ण उसके अभ्यंतर या अंदर की तरफ ही स्थित हैं, तो वह उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। और यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बाहर की तरफ बन रहे हैं, बहिर्भाग में बन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, हमारे पास ये एक चित्र है, ठीक है, इसमें मैंने विकर्ण खींचे, एक यहाँ खींच गया और एक इधर खींच गया। तो आपको देखने से पता लग रहा है क्या कि ये जो विकर्ण है ना ये चित्र के अंदर ही बन रहे हैं, बाहर नहीं बन रहे हैं। लेकिन जैसे मानो मेरे पास ये एक चित्र है ऐसे, इसमें एक विकर्ण तो ये अंदर बन गया, लेकिन अगर मैं इस भुजा को इस भुजा से मिलाऊंगा तो ये विकर्ण बाहर की तरफ बनेगा। तो ये तो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज। और ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज। तो आपको सीधा सीधा समझ में आया कि उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज में क्या अंतर है। उत्तल चतुर्भुज तो किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण अभ्यंतर हो या अंदर की तरफ स्थित हो, वो तो उत्तल चतुर्भुज। और ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण बाहर की तरफ स्थित होगा, कैसा चतुर्भुज कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज। तो इन दोनों के बारे में अंतर समझ में आ गया। अब आप अच्छे से बता सकते हो कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज है कैसे, बताओ। अब इसी उदाहरण को ले लेते हैं, नहीं तो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक आयत बनाते हैं हम यहाँ पे, ये हमने आयत बना लिया, ठीक है। अब इसमें विकर्ण खींचो, क्योंकि विकर्ण के द्वारा ही तुम पता लगा सकते हैं कि ये उत्तल है या अवतल है। मैंने यहाँ से यहाँ तक खींचा और यहाँ से यहाँ तक खींचा। इसके अलावा बेटा मैं और कहीं इसमें विकर्ण खींच नहीं सकता हूँ। तो क्या आपको देखने से पता लग रहा है कि इस चतुर्भुज में तो, इस आयत में तो क्या है, विकर्ण अंदर की तरफ बन रहे हैं। किधर बन रहे हैं, अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो बिल्कुल सर हम कह देंगे कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज होगा ही होगा। तो आयत उत्तल चतुर्भुज होगा। ओके, ये हमारा 5वां सवाल खत्म। उतारो। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें दे रखा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, A, B और C। सिर्फ हमें ये दे रखा था, साथ में हमें डॉट डॉट करके ये लाइनें और दी है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए, क्योंकि ये डॉट डॉट लाइनें आपको सहायता करेगी क्वेश्चन का हल निकालने में। तो ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है।
O समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा का, ये समकोण त्रिभुज है ना, इसके सम्मुख भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बताइए ये O वाला बिंदु कैसे A से, B से और C से कैसी दूरी पर स्थित है? समान दूरी पर स्थित है। तो बच्चों इस चित्र में अगर हम गौर करके देखें तो क्या क्या दिखाई दे रहा है? बताओ देखें। हमें दिखाई दे रहा है कि AB भुजा और DC भुजा दोनों क्या है? दोनों क्या है? समांतर है। दोनों क्या है? समांतर भुजाएं हैं। और अगर मैं कहूं BC भुजा और AD भुजा, ये दोनों भी क्या है? समांतर है। अब हमें ये देखने से पता लग रहा है कि दोनों भुजाएं समांतर, आमने सामने की अगर दोनों भुजाएं समांतर है तो वो कौन से चतुर्भुज में होती थी? समांतर चतुर्भुज में होती थी। कौन से चतुर्भुज में होती थी? समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में होती थी। अगर समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएंगी, आमने सामने की भुजाएं मतलब AB समांतर DC और BC समांतर AD, ये दोनों भुजाएं अगर समांतर हो जाएंगी तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और अगर समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो इसकी एक और वजह है। क्यों? क्योंकि O बिंदु क्या करेगा? ABCD में AC विकर्ण, ABCD में AC विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है? O है। AB समांतर DC, BC समांतर AD, ABCD में AC विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है? O। ABCD चतुर्भुज में AC विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है? O। अगर मध्य बिंदु O है तो क्या AO और OC दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? AO और OC दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्यों जाएंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो इसी प्रकार BO और OD भी बराबर हो जाएंगे ना? हाँ। BO और OD भी बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट। तो हम कह देंगे कि बिंदु A, B तथा C O से कैसी दूरी पर स्थित है? समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ओके, उतारो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4, उसकी हम शुरुआत कर देंगे। और बच्चों अपना चैनल है VD मैथ्स पॉइंट के नाम से, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करो। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं ताकि आपको हर एक अपडेट्स मिलती रहे। और कमेंट करके बच्चों जरूर मुझे बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ या आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। जो भी आपका मन करे, अगर बुरा लग रहा है तो आप बुरा ही बताना, अच्छा मत बताना। ठीक है बच्चों। और इसी नाम से बच्चों अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से बच्चों अपना इंस्टाग्राम है, सब फेसबुक वगैरह बच्चों इसी नाम से है। तो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब VD मैथ्स पॉइंट के नाम से ही है। और यूट्यूब चैनल भी VD मैथ्स पॉइंट के नाम से ही है। तो बच्चों जाओ और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।